नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो मुख्य सेविका क्लास 27 स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम बताइए। तो दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन D3 का नाम काल्के कैल्सीफेरॉल या काले कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है D2, दूसरा होता है D3। D2 को बोलते हैं आर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को बोलते हैं काल्के कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का केमिकल नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज। बेसिकली लैक्टोज होता क्या है? तो लैक्टोज दूध में पाए जाने वाली शर्करा का नाम होता है। शर्करा क्या होते हैं? जिनमें प्राकृतिक मिठास होती है। कुछ आर्टिफिशियल भी बनाए जाते हैं शर्करा। यानी ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें आपको मिठास का अनुभव हो, जैसे अनाज हो गया, फल हो गया, शहद हो गया, दूध हो गया, तो उसमें जो मिठास होती है वह किसी न किसी शर्करा के कारण होती है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीटली ज़रूर देखा करें। एक क्लास बनाने में कम से कम 3-4 घंटे की मेहनत लगती है और आपको केवल समय देना होता है 10 मिनट का। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा सुना करें, पूरा देखा करें क्लासेस को। साथ ही साथ आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर आप सभी कर दिया करें। और आगे की क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और पीछे की जो भी क्लासेस हो चुकी हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी की क्लासेस देख लीजिएगा अगर आपने ना देखा हो तो। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा रहे हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसी जो चैनल का नाम है, इसी नाम से टेलीग्राम का भी चैनल है। लिंक प्लेलिस्ट का और टेलीग्राम का दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर, पोषण या फिर आहार विज्ञान के जनक लेवाइजर। पोषण विज्ञान के जनक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, या फिर आहार विज्ञान के जनक, तो लेवाइजर। 7 देखिए, परामर्श प्रक्रिया समस्या और समाधान का सम्मिलित प्रयास है, ये किनका कथन है? रूथ स्ट्रांग का। रूथ स्ट्रांग का परामर्श प्रक्रिया समस्या और समाधान का सम्मिलित प्रयास है, रूथ स्ट्रांग। केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज। अनाज की शर्करा माल्टोज। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज। फलों में पाए जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन 11 देखिए, 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 3 ग्राम वसा है। पूछा गया है कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से और 3 ग्राम वसा से। तो हमने आप सभी को बताया है और आप सभी को पता भी होगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 12 ग्राम है कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम से 4.1 कैलोरी, तो 12 ग्राम से 48 पॉइंट समथिंग कैलोरी। इसी तरह से 3 ग्राम में 27 पॉइंट समथिंग कैलोरी। अगर आप ये दोनों ऐड कर लेंगे तो आपको लगभग जो है 75 कैलोरी यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इसी तरह से आपको अराउंड में निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसके बाद सामान्य श्रम करने वाले वयस्क महिला को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? ये कैलोरी में है 2000 कैलोरी की। तो सामान्य श्रम करने वाले पुरुष महिला के लिए अलग अलग, इसी तरह से गर्भवती माता है या फिर दूध पिलाने वाली माता है या फिर कठिन श्रम करने वाले पुरुष महिला, ये आपको 5-6 याद रहना चाहिए। कुछ हमने ऑलरेडी करा दिया है, कुछ आपको आगे इसी तरह से मिलते रहेंगे क्लासेस में। घाव भरने में सहायक तत्व जस्ता Zn, इसी को हम जिंक भी अगर लिखते तो भी आपको आंसर वही करना था, जस्ता या फिर जिंक, Zn सिंबल है उसका। जल एक यौगिक है जो बनता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं से। अगर हम जल को सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखते हैं ऐसे H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में केमिकली रिएक्ट करके H2O का कंपाउंड यौगिक बनाता है। तो जल एक यौगिक है। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक उचित पोषण का, जैसे इसके अलावा और भी आपको ऑप्शन देगा, निद्रा,
खेल कूद, मालिश। तो इसमें आपको चूज करना होगा उचित पोषण वाला ऑप्शन। भारत में गरीबी आकलन किया जाता है। गरीबी आकलन दो तरह से होता है, एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष प्रतिमानों के से तुलना करके। तो जो सापेक्ष होता है वो विकसित देशों में किया जाता है, निरपेक्ष होता है विकासशील देश। तो भारत में निरपेक्ष प्रतिमान से गरीबी का आकलन होता है। सापेक्ष मतलब होता है तुलना करके, और निरपेक्ष मतलब होता है तुलना करके नहीं, बल्कि कोई एक स्टैंडर्ड रख दिया जाएगा कि अगर इससे आपके नीचे उपभोग व्यय है तो आप गरीबी में आएंगे, ऊपर है तो आप गरीबी में नहीं माने जाएंगे, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, भारत में जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि। सेंसस 2011 के जितने भी आंकड़े हैं हम लगभग आपको सभी करा चुके हैं, कुछ और करा देंगे आपको, और कुछ और जो सेंसस से संबंधित आंकड़े हैं आपको याद रखना है। तो भारत में 1961 से 1971 में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई थी। आप सभी जानते हैं कि 1966 में हरित क्रांति आई थी। अगला देखिए यहाँ पर विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ 1954 में। अगर यहीं पर होता है हिंदू विवाह अधिनियम तो आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा 1955। भारत की पहली जनगणना कराई गई थी, अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी 1872 ईस्वी में। और अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है ना, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, भारत की पहली नियमित जनगणना, ध्यान दीजिएगा ये पहली जनगणना है और पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। और तभी ये नियम बन गया था कि हर 10 वर्ष में जनगणना कराई जाएगी। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। 1872 में पहली जनगणना हुई थी जो कि नियमित नहीं थी। 1881 में सबसे पहली जनगणना नियमित रूप में की गई थी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे सबसे पहली जनगणना तो 1872 आंसर होगा, सबसे पहली नियमित जनगणना तो 1881 ईस्वी होगा। और भारत में जो सर्वप्रथम जनगणना कराई गई थी 1872 ईस्वी में, ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, मेयो। ठीक है, और भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 वाली, ये किसके शासनकाल में हुई थी, यहाँ पे लिखना छूट गया। अच्छा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप, इसको मैं PDF में सही कर दूंगा, उसके बाद मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा जो भी कुछ यहाँ पे छूट रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 1872 में मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना, 1881 में पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, रिपन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 2011 की जनगणना किस क्रम की जनगणना है। तो आप 1881 से काउंट करिए, 81 में पहला हो गया, 91, 1900, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, तो 16वीं हो जाएगी। आप काउंट कर लेंगे, आपको ये गिनती ये क्रम आपको पता चल जाएगा। और 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की किस क्रम की जनगणना है, तो 7वीं हो जाएगा। 51 में पहली हो गई 1951, स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, 7वीं हो गई। किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी के रूप में की है। कथन है किसी का, आपको बताना है किनका कथन है। निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी के रूप में, इमाइल दुर्खीम। प्लेसेंटा का वजन लगभग कितना होता है, प्लेसेंटा, इसी को अपरा भी कहा जाता है, अपरा, जिससे गर्भस्थ शिशु माता से पोषण प्राप्त करता है, पोषण आदि सभी चीज़ें प्राप्त करता है, चाहे उसको श्वसन करना हो। तो प्लेसेंटा का वजन लगभग शिशु के वजन का 1/6 होता है, बाई वेट, वजन शिशु के वजन का 1/6। किसका उपयोग प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की सेंसरी मोटर की अवस्था कब से कब तक मानी जाती है। जीन पियाजे ने कुल 4 अवस्थाओं को बताया है, संज्ञानात्मक या फिर कॉग्निटिव, अंग्रेजी में बोलेंगे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, COGNITI, कॉग्निटिव, VE। इसी को बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। बच्चा इस समय अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, तो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। क्वेश्चन देखिए एक ही होगा लेकिन उसको अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फिर से कट गया, मैं ये PDF में सही से करके मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 तो नहीं पता चल पा रहा है कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। इसके बाद WHO के अनुसार नवजात शिशु को स्नान कराना चाहिए जन्म के कम से कम 6 घंटे के बाद,
जन्म के कम से कम 6 घंटे के बाद। WHO के अनुसार पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के कितने सप्ताह बाद जन्म लेते हैं। ऐसे तो आप देखेंगे 280 दिन की ये आदर्श अवस्था होती है, और इस तरह से अगर आप यहाँ पे आंसर देखेंगे तो 37 सप्ताह के बाद अगर शिशु का जन्म होता है तो पूर्ण परिपक्व शिशु माना जाता है। आरोपण का सही अर्थ है फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, उसके बाद गर्भाशय यूटेरस में प्रत्यारोपण या माफी चाहूँगा आरोपण होता है, तो इसी को बोला जाता है आरोपण, यानी निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित होना। जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से अच्छा होता है क्योंकि इसमें संतुलित एमिनो अम्ल होते हैं। बेसिकली प्रोटीन एमिनो अम्ल ही होते हैं, एमिनो एसिड्स। WHO के द्वारा कोरोना महामारी को वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया था? 11 मार्च 2020 को। 11 मार्च 2020 को। इसकी सबसे पहले बार पहचान जो है चीन के वुहान शहर से हुई थी। आर्बकल के अनुसार परामर्श के कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल है। अनौपचारिक, एक औपचारिक हो गया, दूसरा अनौपचारिक। तो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल है धर्म, जनमत, रीति रिवाज। स्वस्थ वसा माना जाता है असंतृप्त वसा। एक होता है संतृप्त सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड। तो आप लोगों को पता भी होगा कि अनसैचुरेटेड फैट ठीक होता है, सैचुरेटेड फैट अच्छा नहीं माना जाता है। तो स्वस्थ वसा माना जाता है अनसैचुरेटेड या असंतृप्त। एक शिशु सहारा लेकर बैठना प्रारंभ करता है 6 से 7 महीने में। पढ़ने की असमर्थता या अक्षमता, मतलब बच्चा पढ़ने में असमर्थ होता है, अक्षम होता है, किसी सामान्य कारण से नहीं बल्कि किसी विशेष कारण से। जैसे सामान्य बच्चे पढ़ लेते हैं उसी अवस्था में, बट वह बच्चा नहीं पढ़ पाता है उस अवस्था में। तो ये कौन सी बीमारी या कौन सी दिक्कत होती है? इसको बोलते हैं डिसलैक्सिया। और अगर यही सेम चीज़ लिखने की असमर्थता हो तो इसको क्या कहा जाएगा? डिसग्राफिया। इसी तरह से गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थ होता है तो उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। इसी तरह से बोलने की अक्षमता होती है तो इसको कहा जाता है अफेजिया या फिर अफेजिया। ये सभी प्रश्न अपने आप में बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में आने की चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन आपकी पूर्णतः आपके सिलेबस पर आधारित, और जो आपके एग्जाम में आने की जिनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी, किसी न किसी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर जो भी क्लासेस दी जा रही है, समझ लीजिए कि काफ़ी मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने स्तर से आपको एक अच्छा क्लास, एक अच्छा प्रैक्टिस सेट देने की। लेकिन आप लोगों का भी एक यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए हमें नई परिस्थितियों में, और आप सिलेक्शन लेकर के दिखाएं, हमारी बस यही अपेक्षा आप सभी से रहेगी। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता की ही बुद्धि है। ये परिभाषा डिफिनेशन किसने दिया है? स्टर्न ने। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है स्टर्न के अनुसार। ताजे फल सब्जियां आहार में शामिल किए जाते हैं सुरक्षात्मक आहार के रूप में। आप देखेंगे फल में सब्जियों में फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फाइबर वे होते हैं जो भोजन के रूप में लिए जाते हैं लेकिन स्वयं नहीं पचते हैं, लेकिन भोजन के पचने में सहायता प्रदान करते हैं। आंतों के स्वस्थ या आंतों के लिए अच्छे होते हैं फाइबर। अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन एविडीन और बायोटीन। B7 विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं और विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहते हैं। गर्भावस्था में फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड या विटामिन B9 और आयरन की विशेष आवश्यकता होती है, या जो भारत में गर्भवती माताएं होती हैं उनमें विशेष करके इन दोनों तत्वों की कमी होती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? केवल मात्रात्मक, आपसे ऑप्शन में दे देगा गुणात्मक, तो इसको आप मत करिएगा। मात्रात्मक होता है केवल वृद्धि शरीर में, जो परिवर्तन को दर्शाता है मात्रात्मक रूप में। किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई आधा इंच से 2 इंच तक होती है? भ्रूण अवस्था में। 47 देखिए, एक शिशु की स्वैच्छिक गतिविधि जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। रेंगना। यहाँ पे कुछ ऐसा भी होना चाहिए था, एक शिशु की प्रथम स्वैच्छिक गतिविधि, इस प्रकार से भी तो रेंगना। 48 यहाँ पर देखिए, बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है?
किशोरावस्था। किशोरावस्था को ही तूफान और संघर्ष की अवस्था भी कहा जाता है स्टैनले हॉल के अनुसार। विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है बच्चे की किस अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि शैशवावस्था कब से कब तक होती है, बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? बाल्यावस्था में भी पूर्व और उत्तर कब से कब तक होती है? किशोरावस्था कब से कब तक होती है? केवल एक क्वेश्चन है, अगर आप बता पाएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, बाकी मैं आपको क्लासेज में कराऊंगा इसे। शैशव काल के दौरान बच्चे को आमतौर पर डर लगता है। अब यहाँ पर ऑप्शन देगा अंधेरे से या भूत प्रेत से या इसी तरह से कुछ और, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अजनबियों से। शैशव काल के दौरान बच्चे को आमतौर पर डर लगता है अजनबियों से। ठीक है, तो ये क्लास आज की यहीं पर समाप्त होती है। क्लास कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ पीछे की जो भी क्लासेज है कोई भी क्लास आप मिस मत करिएगा। तैयारी अच्छे से करिए, कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लेना। इसके अलावा टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए उसका लिंक, तो ये दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो आपको नीचे दिया हुआ है लिंक, ये दोनों लिंक आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कोई भी अपडेट होगी आपकी भर्ती से संबंधित सही और ऑथेंटिक जानकारी, वो भी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।